ठीक है। मैंने तुम लोगों को एक हार्मोन पढ़ाया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद है तुम्हें? तो जहां तक तुम देख पा रहे हो कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको तुमने क्या बोला है, प्राइमरी फॉलिकल। तो फॉलिकल के डेवलपमेंट में जो हार्मोन रिस्पांसिबल होता है उसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? ये कहां से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? सर एक और निकलता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, उसका काम डिफरेंट है, इसका काम डिफरेंट है। तो याद रखना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है फॉलिकल डेवलपमेंट कराना। क्या काम होता है? फॉलिकल का मतलब क्या है? व्हेन प्राइमरी oocyte is covered by granulosa cells then this structure is known as follicle। क्लियर है बात? जब granulosa cells की सिंगल लेयर प्रेजेंट है तो प्राइमरी फॉलिकल, अब दो लेयर आ जाएंगे तो क्या कहेंगे हम इसे? सेकेंडरी फॉलिकल। इस बारे में बात हो चुकी है ना हमारी। और तीन लेयर आ जाएंगी तब मोर एक्यूरेटली बोलो टर्सरी फॉलिकल। देखो सेकंड लेयर बन गई, इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। जिसका नींद आ रही है क्या? क्या हो गया? कल ज्यादा खाना चाहिए, खा लिया। अब देखो इधर, अब दो लेयर थी, अब दो लेयर के बाद तीन लेयर आएंगी। कौन से सेल्स हैं? सेल का नाम क्या है? हाँ? अरे सेल का नाम? हाँ, ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो मैंने तुमको बताया था जैसे टर्सरी फॉलिकल बन जाता है ना, तो टर्सरी फॉलिकल के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? उस लिक्विड को नाम देते हैं हम एंट्रम। क्या नाम देते हैं? एंट्रम। क्लियर? तो ये जो एंट्रम होता है ना, इट इज आल्सो वन ऑफ द नरिशिंग फ्लूइड। बता रहा हूं, नरिशिंग फ्लूइड। अब जो मेरी बात सुनो, जो मियोसिस प्रोसेस यहां पर रुक गई थी प्रोफेज 1 में, एंट्रम उस प्रोफेज 1 को कंटिन्यू कर देता है। ये एंट्रम के डेवलपमेंट से ही प्यूबर्टी की एज, जैसे 12 और 13 की एज में फीमेल पहुंचते हैं, ये एंट्रम बनता है और ये एंट्रम इस रुकी हुई प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू कर देता है। तो ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात हुई थी, अब बात करेंगे प्यूबर्टी स्टेज में। इसमें बात करेंगे तो प्यूबर्टी स्टेज में ये प्रोफेज कंटिन्यू हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा ये हुआ सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन है, ध्यान रखना मियोसिस हो चुका है इसीलिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, लेकिन काफी दिनों से ये प्रोसेस रुकी हुई थी, इसीलिए अब जो डिवीजन हुआ वो अनइक्वल डिवीजन हुआ। कैसा हुआ? मतलब एक के पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा है, एक सेल के पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। कौन सी बॉडी? इसका कोई खास यूज नहीं है। अब पहली पोलर बॉडी बन रही है इसलिए प्राइमरी पोलर बॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे? या फिर फर्स्ट कह लो, फर्स्ट पोलर बॉडी। और इसे हमने क्या कहा? सेकेंडरी oocyte। क्लियर हुई बात? क्या हुआ? प्यूबर्टी में आने के बाद ग्रेन्युलोसा सेल्स में आउटर कवरिंग की, तो प्राइमरी फॉलिकल बना, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है एंट्रम। क्या नाम है? एंट्रम। और ये एंट्रम ये जो रुकी हुई मियोसिस प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करता है और क्या प्रोड्यूस करता है? एक सेकेंडरी oocyte। कोई दिक्कत आया समझ में?
यहाँ का समझ में आया कि नहीं आया? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और ये फॉलिकल बन कैसे रहे हैं? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, ठीक है। पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके एक्शन से इन oocytes, प्राइमरी oocytes के ऊपर फॉलिकल्स की लेयर बन रही है, ग्रेन्युलोसा की लेयर बन रही है। क्लियर? पक्का? अब ये जो आपका टर्शियरी फॉलिकल है अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? डिवीजन के बाद ग्रेफियल फॉलिकल। हाँ, फिर ये हट जाएगा। अब इसमें दो बॉडी बन गई ना, एक पोलर बॉडी है और एक सेकेंडरी oocyte है। याद रखना, ये जो ग्रेफियल फॉलिकल है ना, इसके बनने से पहले डिवीजन हो जाएगा प्राइमरी oocyte का। अब तुम में से किसी ने पूछा था सर एक और हार्मोन होता है LH, पता है? LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम तो समझ में आ गया, फॉलिकल को डेवलप करना। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, कौन से डे पे? देखो 28 दिन की साइकिल होती है, 14th डे मतलब हाफ, आधे ही तो है। तो 14th डे पे अगर तुम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन देखोगे तो वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम लिमिट को पहुंचने के बाद हम कहते हैं कि ये हो गया LH सर्ज। क्या हो गया? सर्ज का मतलब होता है कि इससे ज्यादा अब हार्मोन का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। इसको फिजिक्स में लोग कांस्टेंट कहते हैं कि एक लिमिट रीच कर गई, अब इससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बढ़ने वाला है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो कंसंट्रेशन है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से बढ़ना चालू होता है और कब तक बढ़ता है? 14th डे तक। और 14th डे पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम। तो ये जो तुम्हारा ग्रेफियल फॉलिकल बनता है ना, ये लगभग 12 से 13 दिन के बीच में बन जाता है, 12-13 डे। उसके बाद जब LH हार्मोन सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन पे होता है तो ये ग्रेफियल फॉलिकल रप्चर हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसके अंदर से ये जो सेकेंडरी oocyte है तो बाहर निकल आता है। At 14th day, LH surge takes place, due to which ग्रेफियल फॉलिकल गेट रप्चर्ड। रप्चर्ड मतलब फूट जाना। क्लियर? तो 14th डे पर ये ग्रेफियल फॉलिकल फूट जाता है और इसके अंदर से सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आता है। ठीक है? नहीं ऐसा? कितना समझ में आया? सचिन बता रहा हूँ मैं। ये रप्चर हो गया ना, एक तरीके से देखो इसके अंदर ये पैकेट बना लिया था इसने। अब पैकेट के अंदर नहीं लड्डू रखा है, ठीक है। अब पैकेट अगर फूटेगा तो लड्डू अलग पैकेट अलग, ये तो होता है। अरे तुम्हें 15 अगस्त पे स्कूल में लड्डू मिलते हैं ना पॉलिथीन में। सपोज कर लो कि ये बाहर वाली लेयर जो है वो पॉलिथीन है और उसके अंदर एक लड्डू रखा हुआ है। तो अगर बाय मिस्टेक फटी हुई पन्नी में लड्डू रख के दे दिया तो क्या तुमने ऊपर से पन्नी पकड़ी, नीचे से लड्डू नीचे निकल जाएगा। तो एक तरफ पन्नी रह जाएगी, एक तरफ लड्डू निकल आएगा। ये समझो। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा इसको हम पॉलिथीन कहेंगे, ये अलग हो जाएगा। और ये जो सेल है इसको हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं, ये अलग हो जाएगा। रप्चर का मतलब क्या है? पैकेट का फट जाना, बस्ट हो जाना। जैसे एंथर फट जाता था, डाइसेंस होता था एंथर की बॉल्स, ऐसे ये रप्चर हो गया, फूट गया ये। तो फूटने की वजह से क्या हो गया है? ये जो बॉल्स हैं ये अलग हो गई हैं सेल वाली, जिनको हम फॉलिकल 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 चला रहे थे इतनी देर से। और सेकेंडरी oocyte अलग हो गया। नहीं है समझ? क्लियर है कि नहीं? देखो सचिन क्या होगा,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक साथ ही रिलीज होते हैं, लेकिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम बाद में स्टार्ट हो पाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम पहले स्टार्ट हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकले, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने काम किया प्राइमरी oocytes के ऊपर ग्रैन्युलोसा सेल्स की कवरिंग करने का, जिसकी वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ। तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बना, देन सेकेंडरी फॉलिकल बना और फिर टर्शियरी फॉलिकल बना। ठीक है, इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एंट्रम प्रोड्यूस हुआ और उसने रुके हुए मियोसिस को कंप्लीट कराया। तो रुके हुए मियोसिस को कंप्लीट कराने के बाद क्या बना, सेकेंडरी oocyte। एक और बात सुन लो, ये सेकेंडरी oocyte जो है ना, अब मियोसिस 1 हो चुका है, मियोसिस 2 भी तो होगा, यस और नो? ये मियोसिस 1 है, तो ये भी मियोसिस 2 करने ही वाला था कि मियोसिस 2 भी प्रोफेज 2 में रुक जाता है। किसमें रुक जाता है? प्रोफेज 2 में रुक जाता है। हाँ, इसकी साइकिल बहुत रुक के चलती है। पहले कब रुका? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, तो ये वाला डेवलपमेंट कब कंप्लीट हुआ? जब प्यूबर्टी आ जाती है। ठीक है, तो क्या बन गया आपका सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte भी डिवाइड होकर मियोसिस 2 करके ओवम बनाएगा कि नहीं? ओवम जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो ओवम बन नहीं पाया, उससे पहले प्रोफेज 2 में ये साइकिल रुक जाती है। क्लियर है बात? ये जो साइकिल है सेकेंडरी oocyte की क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? पहला कब रुका? प्रोफेज 1 कब आया? एम्ब्रियोनिक स्टेज। और दूसरी बात प्यूबर्टी के जस्ट बाद। क्लियर है बात? आया समझ में कि नहीं? तो फिर ये जो एंट्रम है ना, एंट्रम ने प्रोफेज 1 को कंप्लीट करवा दिया। बहुत कंफ्यूजिंग है oogenesis, इसीलिए मैंने तुम्हें बहुत पहले ही तुम्हें पढ़ाया था कि तुम पढ़ लो मियोसिस क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं, इसीलिए पढ़ाया था उस समय कि ये oogenesis नाम की जो चीज है ना, बहुत बड़ी बीमारी है। ठीक है, एक्चुअली में मतलब तुम समझ नहीं पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो इसमें बहुत ज्यादा। शुरू से चलते हैं, एक और बार रिवाइज करते हैं oogenesis। देखो क्या हुआ, oogoनियम था हमारे पास तब एम्ब्रियोनिक स्टेज में। oogoनियम ने माइटोसिस किया तो क्या बना? प्राइमरी oocyte। ये प्रोसेस आसानी से हो गई कंप्लीट। फिर ये जो प्राइमरी oocyte है ये एंटर को क्या? मियोसिस है, लेकिन ये प्रोसेस बीच में रुक गई। ठीक है, कौन सी स्टेज में रुकी? प्रोफेज 1 में रुक गई। अब फीमेल का बहुत जन्म हुआ और फीमेल बच्चे से 12 साल तक बढ़ी, तब तक ये यहाँ रुकी है। ठीक है, उस समय बहुत सारे प्राइमरी oocyte डिजेनरेट भी हो जाते हैं और कुछ 50, 60, 70 इतने हजार oocyte बचते हैं प्राइमरी oocyte। फिर जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है तो एक हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये प्राइमरी oocyte के ऊपर आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स बनाने लगता है। ठीक है, तो जब एक लेयर बनती है तो प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं, दूसरी लेयर बनती है तो सेकेंडरी, तीसरी तो टर्शियरी। क्या कहते हैं इसे? टर्शियरी फॉलिकल। TF मतलब टर्शियरी फॉलिकल। इसके अंदर प्रेजेंट होता है एंट्रम। इस एंट्रम में आने की वजह से ये जो आपका रुका हुआ प्रोफेज 1 है ये कंप्लीट हो जाता है, और इतने सालों से ये प्रोसेस रुकी हुई थी, इसीलिए जो डिवीजन होता है ना साइटोप्लाज्म का वो अनइक्वल होता है। क्या हो जाता है? तो होता क्या है, एक छोटी सी बॉडी बन जाती है और एक काफी बड़ी बॉडी बन जाती है। इतनी छोटी बनती है, इतनी छोटी होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, पहली बार देखने को मिल रही है, और ये हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। ठीक है सर, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर हो रहा है। हाँ, ऐसा ओवरी के अंदर। सर, दो ओवरी होती है, दोनों में चलता है। हाँ, दोनों में चलता है। अच्छा, एक साथ हाँ एक साथ ही चलता है, लेकिन डिपेंड करता है किस ओवरी से कौन सा ओवर रिलीज हो रहा है। एक साथ 2 ओवर रिलीज नहीं होता है। तब हुआ जैसे मतलब पहले रिलीज हो उसके साथ। हाँ, उसी के साथ फर्टिलाइज होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना, कभी भी तुम सोचोगे एक साथ 2 ओवर रिलीज हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं होता। नहीं। सर हो एक गया टाइम
अरे तुम जरा दिमाग सोचो तो, अगर एक साथ हो गए तो ये ओवा होता है ना, ये कुछ सिग्नल रिलीज करता है स्पम की तरफ। मतलब जब मैंने तुम्हें बताया ना कि पोलन ट्यूब आता है तो फिलीफॉर्म अपैरेटस से कुछ सिग्नल निकलते हैं, खुशबू निकलती है, इसको स्मेल करते करते पोलन ट्यूब नीचे आ जाता है। ऐसे ही स्पम के लिए कुछ सिग्नल रिलीज करते हैं ओवा, जिसको देख महसूस करते हुए स्पम वहां तक पहुंच जाता है। क्लियर? तो एक साथ कभी भी दो ओवा रिलीज नहीं होते। इधर आ जाओ पहले। टर्सरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी oocyte बना, अब ये बन गया ग्राफीन फॉलिकल। फिर ग्राफीन फॉलिकल, ये है ग्राफीन फॉलिकल। क्या है? ग्राफीन फॉलिकल। अब ये जो ग्राफीन फॉलिकल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर रप्चर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रप्चर। फूट गया, रप्चर ऑफ ग्राफीन फॉलिकल। जब रप्चर हुआ तो इसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो बाहर निकल आए। कैसा? तो इसके अंदर की पोलर बॉडी बाहर निकल आई, इसके अंदर की सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आई। क्लियर? अब ये सेकेंडरी oocyte रेडी है फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाने के लिए। हाँ, अब रेडी हुई है। अब इसे तो मैंने पढ़ाया था फिम्बरी, पढ़ाए थे। अब फिम्बरी इस तरफ लगे रहते, ऊपर ही तो रहते हैं। अभी फिम्बरी इसको खींचेंगे ऐसे, यहीं तो होते हैं ऐसे, ऊपर लगे रहते हैं। अब ये ऐसे खींचेंगे ऐसे, आजा आजा। क्लियर? ये क्या है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte को क्या कहते हैं? ओवम। क्या कह रहे हैं इसे? इसी को लेके जाते हैं ऊपर। क्लियर है बात? यस और नो? यस सर। आई बात समझ में? लेकिन अभी भी देख लो, पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी पूरा सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको दिमाग में बिठा लो। ओवम के निकल जाने के बाद भी सेल डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है oogenesis का। बता रहा हूं। अब ये बाहर पहुंचेगा फैलोपियन ट्यूब के पास, अब आएगा स्पर्म। कौन आएगा? स्पर्म आएगा। ठीक है? तो जब स्पर्म आता है तो इसका जो रुका हुआ प्रोफेज 2 है, तब आके ये कंप्लीट होता है। मेरी बात सुनो, स्पर्म कभी भी ओवम से फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। ठीक है? आज से तुम्हारा स्टेज कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है। तुम जिंदगी में ये जानते थे कि स्पर्म और ओवम फर्टिलाइजेशन करते हैं, जबकि स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज करते हैं। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो इधर, ये सेकेंडरी oocyte बाहर निकला, यस और नो? यस। फिर वेजाइना से कौन आएगा? स्पर्म। इसकी एंट्री हो गई, ये हो गया स्पर्म। ठीक है? और सेकेंडरी oocyte और स्पर्म जब मिलते हैं तो ये प्रोफेज 2 जो रुक गया था ना, ये कंप्लीट हो जाता है फिर से, या दोबारा कंप्लीट होता है ये। लेकिन होता क्या है? वही अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है? नहीं, अब मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया ना, अब मियोसिस 2 कंप्लीट हो गया। हाँ, अब जो स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ना, वो किसको करेगा? इसको। ठीक है? इसको हम नाम देंगे ओवा। और ये हो गई हमारी सेकेंडरी पोलर बॉडी या फिर सेकंड पोलर बॉडी। बहुत कंफ्यूजिंग है oogenesis, बहुत ज्यादा। स्पर्मेटोजेनेसिस इतना आसान है ना, इसीलिए तो फीमेल इतनी टिपिकल होती है। ठीक है? उनकी प्रोसेस भी बहुत टिपिकल है, उनको समझना इतना आसान नहीं है। ठीक है? उनको भी अभी पता चला, उनको भी अभी पता चला। समझ में आया कि नहीं आया? एक और बार शॉर्टकट रिवीजन करते हैं। ठीक है? मेरी बात सुनो, दोबारा से रिवाइज करते हैं oogenesis को। अरे तो देखो, पहले क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो हमारा oogonia होता है, या फिर आप कह सकते हो जो गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं,
जो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फीमेल जर्म सेल्स भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो ये जो ओवोनिया या ओवोनियम होते हैं, इनके अंदर माइटोसिस होता है, जिससे दो इक्वेशनल डिवीजन वाली सेल बनती है, क्लियर? जिनको हमने हां 2n लिखा है, 2n डिप्लॉयड। सर आपने बोला था आगे बताया था एक ही बनती है। अरे नहीं, बनती तो दो है, मैंने बताया ना, लेकिन मैंने दिखाया एक ही था, क्योंकि डेवलपमेंट जो है ना वो हम एक में तो देख पाएंगे, हर में डेवलपमेंट देखेंगे तो बहुत बड़ा डायग्राम हो जाएगा, इसीलिए हम एक ही में डेवलपमेंट देखते हैं। इसलिए मैंने एक सेल बनाई थी। अपना कॉमन सेंस यूज करो ना। माइटोसिस है, माइटोसिस में कभी भी तुमने देखा है कि एक सेल बनती है, दो ही तो सेल बनती है, और मियोसिस में 4 बनती है। तो देखो माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, लेकिन हम डेवलपमेंट चेक कर रहे हैं एक ही सेल का। अब ये है प्राइमरी oocyte। क्या है ये प्राइमरी oocyte कहाँ बन चुकी है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन गई, और जितनी प्राइमरी oocyte बननी थी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनकर रेडी हो जाती है। मतलब अब कोई एक्स्ट्रा प्राइमरी oocyte फीमेल के पैदा होने के बाद या बॉर्न होने के बाद नहीं बनेगी, क्लियर है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितनी बननी थी उतनी बन चुकी है। लिमिट अप टू एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही इनकी लिमिट है, इसके बाद डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्लियर है बात? फिर प्राइमरी oocyte अंडर वो मतलब डिवीजन करती है मियोसिस में। किसमें डिवीजन करती है? तो मियोसिस में 2 टाइप्स के डिवीजन होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2। पहले होता है मियोसिस 1, लेकिन ये जो स्टार्ट हो पाता है प्रोफेज में एंटर ही हो पाता है, वैसे ही रुक जाता है। प्रोफेज 1 में पहुंचते ही क्या हो जाता है? अब तुम अपने हिसाब से रीजन भी बोल सकते हो कि इसके पास न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, इस वजह से रुक जाता है, क्लियर? तो ये रुक गया प्रोफेज 1 में। अब कब तक रुकेगा? जब तक प्यूबर्टी स्टेज ना आ जाए। फीमेल की प्यूबर्टी कब आती है? 12-13 पे, ये 11-12 बोल लो, इसी के आसपास आती है फीमेल की प्यूबर्टी। तो जैसे प्यूबर्टी आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? 2 हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दिमाग में खोल के रखो, ये दोनों हार्मोन मेल्स में भी निकलते हैं, भूल मत जाना। FSH और LH ये मेल में भी निकल रहे हैं, ये फीमेल में भी निकल रहे हैं, ठीक है? अभी फीमेल पढ़ाने का मैं पूछूंगा मेल में क्या काम करते थे। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, इधर देख, ये दोनों हार्मोन निकले पिट्यूटरी से, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने प्राइमरी oocyte के ऊपर लेयर्स बनाना चालू की। किस कौन सी सेल्स की? ग्रेन्युलोसा सेल्स की। तो जब पहली लेयर कंप्लीट हुई तो उसको नाम दिया हमने प्राइमरी फॉलिकल। दूसरी लेयर कंप्लीट हुई तो क्या नाम दिया? तीसरी लेयर कंप्लीट तो अब इस टर्शियरी फॉलिकल के अंदर एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है एंड्रम। ये एंड्रम इस रुके हुए प्रोफेज को कंप्लीट कराने के लिए यूजफुल होता है। तो ये प्रोफेज जो रुक गया था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, मतलब फीमेल के पैदा होने से 12-13 साल पहले, अब वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाए तो हम क्या देखते हैं? अनइक्वल डिवीजन होता है। क्या होता है? मैं लिख भी लेना, अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से क्या होता है? एक सेल तो ज्यादा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट लेके आ रही है और एक सेल के पास बहुत ही कम साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, तो इसी वजह से इसको पोलर बॉडी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? डीजेनरेट हो जाएगी, कोई काम नहीं होता, खत्म हो जाएगी। इसको इसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन के फॉर्म में नरिशमेंट एब्जॉर्ब कर लेंगे ना। किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना है तो पहले उसको तोड़ना ही पड़ेगा, तो उसको डीजेनरेट करके इसके सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। उसको मिलते हुए न्यूट्रिएंट्स फिर बंद ही होंगे इतने नहीं मिल पाते ना कि पूरी कंप्लीट कर पाए, क्लियर? इधर देखो इधर, अब ये जैसे ही मियोसिस 2 करने जाता है, सेकेंडरी प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जैसे ही मियोसिस 2 कंप्लीट करने जाता है, लेकिन ये फिर से रुक जाता है। किसमें रुकेगा? प्रोफेज 2 में। इसी दौरान ये फेमरी
इस सेकेंडरी oocyte को अपनी तरफ खींच लेता है और ये सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकल के कहां पहुंच जाता है और फैलोपियन ट्यूब में कौन एंट्री लेता है और स्पर्म जैसे इसके साथ एंट्री लेता है तुम्हारे जो ओवा है उसके अंदर, तो ये जो प्रोसेस रुक गई प्रोफेज ये कंप्लीट हो जाती है किसमें ओवा और सेकंड पोलर बॉडी। ठीक है, तो जो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है वो किससे हो रहा है, ना कि इससे सेकेंडरी रूट से। ठीक है, तो इसके अंदर का न्यूक्लियस और इसके अंदर का न्यूक्लियस ये दोनों कहां पे फर्टिलाइज करेंगे, ओवम के अंदर करेंगे और ओवा से करेंगे, ओवा और स्पर्म के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। क्लियर है बात, स्पर्म के बीच में दोनों के न्यूक्लियस ही तो फर्टिलाइज करेंगे। आया समझने के लिए, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब मेरी एक बात सुनो, सुनता लो, ये जो दिख रहा है ना तो सेकेंडरी oocyte, जब ये बाहर निकलता है और पीछे का हिस्सा छूट जाता है, ये जो पॉलीथीन जैसा बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं कॉर्पस लुटियम। क्या कहते हैं इसे, कॉर्पस लुटियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। हाँ हाँ, कॉर्पस लुटियम कई बार पूछा गया, व्हाट इज कॉर्पस लुटियम, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, LUTUM लुटियम। हाँ मेरी बात समझ आंसर। अरे ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर हो जाती है तो उसका जो आउटर कवरिंग लेयर, जो सेल की लेयर बची थी, उसको हमने नाम दिया कॉर्पस लुटियम। अब ये कॉर्पस लुटियम प्रोड्यूस करती है एक बहुत ही जाने माने हार्मोन को, और उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। क्या नाम है, सुना है ना इसका नाम, प्रोजेस्टेरोन। हाँ, कॉर्पस लुटियम एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। इसको ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं, ओवरी का हार्मोन। ठीक है, ओवरी के दो हार्मोन है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये कहां से निकलता है, ये निकल रहा है कॉर्पस लुटियम। कहां से निकल रहा है, अब इसका काम क्या है ये भी सुन लो। इसका काम होता है डेवलपमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल्स। सुना है, एंडोमेट्रियम वॉल्स कहाँ होती हैं, हाँ यूट्रस। हाँ, जहाँ दूसरी तरफ ये लोग फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, कॉर्पस लुटियम इनके फ्यूचर की व्यवस्था कर रहा है। नहीं है समझ, मेरी बात सुनो। एक तरफ की सेकेंडरी oocyte जाके वो किसके साथ, स्पर्म के साथ मिल रहा है और अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन फर्टिलाइजेशन ये अकेली प्रोसेस थोड़ी ना है, फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी को नरिशमेंट देना पड़ेगा, तो फ्यूचर है ना उसका, तो उसके फ्यूचर के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पांसिबल है, प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम वॉल्स को डेवलप करता है, ताकि जब मैंने बताया था ना इम्प्लांटेशन, जब जो जायगोट होता है, जायगोट ब्लास्टोमियर स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। बताया था मैंने 8 से 16 सेल्स, 8 से 16 सेल वाला स्ट्रक्चर जब बनता है तो फैलोपियन ट्यूब में इतनी जगह नहीं होती है कि वो वहां पे कंप्लीटली डेवलप कर सके एम्ब्रियो को, तो वो एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब से निकालकर कहां शिफ्ट कर देते हैं, ताकि आगे का डेवलपमेंट अब कौन देखेगा, यूट्रस और यूट्रस की वॉल्स। तो यूट्रस की वॉल्स को पहले से पता होना चाहिए ना कि कोई मेहमान आने वाला है, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था रखनी है हमको, तो वो व्यवस्था कौन करवा रहा है, प्रोजेस्टेरोन कौन निकलवाता है। ठीक है, तो देखो इंटरलिंक है एक दूसरे से, एक तरफ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, दूसरी तरफ उस फर्टिलाइज एग को बनाने के लिए वॉल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नहीं है समझ में? अब क्वेश्चन तो ये आना चाहिए तुम्हारे दिमाग में, सर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या तब भी ये वॉल बनवाएगा, दिमाग तो तब तुम्हारे अंदर ये आना चाहिए ना कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं दूसरी तरफ, अब खाने पीने की व्यवस्था करने का क्या फायदा, अगर बारात नहीं आई तो शादी में खाने बनाने का क्या फायदा, खाने तो हुई नहीं, खाना तो वेस्ट है क्या नहीं। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है ना
तो जो कॉर्पस लुटियम नहीं रहता, कॉर्पस लुटियम कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस में। अब जगह नहीं है बता देता, इट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस। ये कॉर्पस लुटियम किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। और ये कॉर्पस एल्बिकेंस कोई प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट नहीं करता है। तो एंडोमेट्रियम वॉल्स का डेवलपमेंट यहाँ से बताओ ना। अगर कोई क्या कहते हैं ये खराब है, एक प्रोजेस्टेरोन और एक कौन सा होता है? कॉर्पस लुटियम, नहीं, ईस्ट्रोजन। ये बार होता है एस्ट्रोजन। ये किस्म का नट होता है, ये कहाँ पे होते हैं? कॉर्पस एल्बिकेंस। ये क्या करते हैं दोनों? से बनाना है इसका काम है प्रोजेस्टेरोन बनाना, हाँ, और इससे एंडोमेट्रियम वॉल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये ईस्ट्रोजन का? एस्ट्रोजन का डेवलपमेंट यहाँ से नहीं है, उसका ये हम पढ़ेंगे। पहले ये नोट कर लो तुम। नोट क्या है? हाँ, एक दोनों को एक साथ ही करते रहो ना, दोनों प्रोसेस एक साथ ही चल रही हैं, नहीं है ऐसा? दोनों को देखो ये जो ऊपर वाली स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज है, यहाँ पर तो ओवरी का कोई काम ही नहीं है। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद जब प्यूबर्टी स्टेज आती है, तो जो प्राइमरी oocyte है ना तुम्हारा, यही तो डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे टर्सरी oocyte में कन्वर्ट होगा, तो एंट्रम आ जाएगा, और एंट्रम आते ही ये डिवीजन हो जाएगा। अरे एंट्रम आते ही ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा ना। सर खंड है नोट कर लो शांति से, जल्दी अब हम क्या करें? जल्दी नोट करो फटाफट। एक अलग से पन्ने पे नोट कर लो। समझ में आ रहा है? अर्पित क्लियर है? मैंने लिख चुका। देखो समझ के नोट करना, बिना समझे नहीं आएगा, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा। 4 बार पढ़ोगे तो जाके समझ में आएगी। हिंदी में लिखते हैं, अच्छी बात है। कितने मिनट हो गए? जल्दी करो, मुझे लिखवाना भी है। सर इसको भी नोट नहीं है। तो सर इसको कर कर लेंगे। अभी अभी करो। ये वीडियो में से देख के कर लेना। सर वीडियो में देख के कर लें, सर एक पेज अच्छे से सर वीडियो सर नहीं सर मैं वीडियो ऐसे जल्दी होता नहीं सर इस साइड वाला उस सर एक दिन के वो लिए यार सर फोटो है इस तरफ वाला जो बच रहा है उस तरफ वाला जो सर ये मत कोने कोने वाला फोटो सर हो जाएगा बड़ा है नहीं से भी सिला घर से कर लेना। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? यस सर हाँ सर एक ऐसे ही क्या करें? चलो हेडिंग बनाओ, स्पर्मेटोजेनेसिस। इंदौर पे कर लेते हैं। मैं क्या करूं इस ये देखो पीछे की लाइट रुक जाओ सर एक मिनट अरे नहीं बेकार और आएगा। अच्छा है। मोटी का दिखा ही रहा है बहुत फूटूंगी हां तोड़ दे सब तोड़ दे सर एक क्या बताते हैं पूरा हिला देख लो, अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। डाउट गया सर Oogenesis सर कल पूछूंगा बता कंफ्यूजन हो गया सर कुछ कंफ्यूजिंग सही है वो देवस ने सही निकाला है एक बार पढ़ने से नहीं आएगा। ये वाला इसमें सही निकाला ठीक है और जो नहीं दिख रहा ना वो इसमें सही वो इसमें सही दिख रहा है मारेंगे इसमें तो नहीं जो तो सही दिख रहा है वो सही दिख दोनों फोटो ग्रुप में डाल देना। रहा है तू ही दे देती है कौन का हाँ। थैंक यू इधर लल्ले लिखो, ठंडा नहीं था इधर लिखो स्पर्मेटोजेनेसिस।
स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हेडिंग बनाओ, लिख लो पॉजिटिव से, बस तुम डायग्राम बना रहे हो। स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, हेडिंग बना के लिख लो स्पर्मेटोजेनेसिस। Formation of male sperm. Formation of male sperm. Formation of male sperm. The formation of male sperm from किससे बनाते हैं? स्पर्म किससे बनते हैं? कौन सी सेल से? स्पर्मेटोजोआ तो स्पर्म ही होता है। बनते कौन सी सेल? स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल्स, सब पढ़ा है बोलो। फ्रॉम देखो, फ्रॉम मेल जर्म सेल्स, ब्रैकेट में लिख लेना स्पर्मेटोगोनिया। फ्रॉम मेल जर्म सेल्स, ब्रैकेट में लिखना स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया उसी ब्रैकेट में लिखना है डिप्लॉयड, 2n बना दो डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होती है और स्पर्म्स हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, लिखो नोट पॉइंट। नोट पॉइंट्स पढ़ के जाया करो पेपर में ज्यादा। नोट पॉइंट में लिखना स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस मेल जर्म सेल्स के ब्रैकेट में लिखो स्पर्मेटोगोनिया और डिप्लॉयड। स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड डिप्लॉयड होती है ना वो सेल्स। नोट पॉइंट पे लिखना स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस एट प्यूबर्टी। वो जो पेपर दिया था उसके सारे क्वेश्चन लगा लिए घर पे? लगा लेना, उसी में से पेपर आएगा। सीबीएसई पे तो है, तो वही तो बोले हमने आपको। हाँ तो मैं एमपी बोर्ड वाला दे देंगे। एमपी बोर्ड वाला बनाना चाह रहा है। हाँ नेक्स्ट देखो, स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनसाइड द वॉल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नोट नहीं, नोट के बाद देखो। हाँ, ये नोट पॉइंट खत्म हो गया, अब नया पॉइंट लिख रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ प्रेजेंट होती हैं? Spermatogonia present inside the seminiferous tubule which divides mitotically, जो mitotically divide करती है, which divides mitotically to form, क्या बनाती है? स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस कर, वेरी गुड, to develop primary spermatocytes, to develop primary spermatocytes, किसका जन्म होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, रट लो, नहीं आ रहा है यार तो। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट
नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना ना, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स undergo meiosis 1, undergo meiosis 1, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में meiosis 1 होता है और क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बन जाते हैं, undergo meiosis 1 and produces secondary spermatocytes, क्या बनाते हैं, secondary spermatocytes which is haploid, secondary spermatocyte which is haploid, जो कैसे हैं, haploid, produces secondary spermatocyte which is haploid. नेक्स्ट पॉइंट में लिखना the secondary spermatocyte undergo meiosis 2, इनके अंदर क्या होता है, meiosis 2, the secondary spermatocyte undergo meiosis 2, क्या बना, meiosis 2, meiosis 2 से क्या बन जाता है, undergo meiosis 2 to form spermatids, to form spermatids, ब्रैकेट में लिखना 4 in number, 4 in number, 4 in number, तुमने गौर किया, गौर किया, oogenesis में केवल एक ओवा बना, सिंगल ओवा, 4 बन गए ना इसमें, इसमें डिजेनरेट हो रहा है क्या एक भी, वहाँ डिजेनरेट हो रहा था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, पोलर, फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी सब डिजेनरेट हो गई थी ना, लेकिन यहाँ पर कुछ भी डिजेनरेट नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने पढ़ाया था तुम्हें कि अगर तुम्हें 4 जाइगोट बनाने हैं, पढ़ाया था, तो 4 जाइगोट बनाने के लिए तुम्हें कितनी बार डिवीजन करना पड़ेगा, एक बार, नहीं 16 बार, 2 बार, 4 जाइगोट बनाने हैं तो 4 स्पर्म चाहिए और 4 ओवा चाहिए, तो 4 ओवा तो कितने डिवीजन से बनते हैं, 4 बार डिवीजन से बनेंगे और 4 स्पर्म 5 डिवीजन लगे ना, 16 18 20, थोड़ा तो लाती यूज करो, याद रखो जो मेल स्पर्म सेल्स होते हैं ना वो एक बार डिवीजन करेंगे तो 4 बनेंगे और फीमेल 4 बार डिवीजन करना पड़ेगा तब 4 बनेंगे, क्लियर है बात, कंफ्यूजिंग क्या है, सिंपल सा तो है, 1 लीटर में 4 किलोमीटर चलते हैं और फीमेल 1 लीटर में 1 किलोमीटर चलती है, हाँ? ऐसे भी क्वेश्चन आते थे जो ट्रक वाले आते थे, छोटे वेट क्लास, इन्हें कोई सवाल लगाने ही बंद कर दिए, क्वेश्चन लगाया करो, ये वाले नहीं था, देखो क्या लिखा हमने, हाँ 4 in number, एक बार में 4 स्पर्मेटेड बने, एक और पॉइंट लिख लो इसी के नीचे, नोट पॉइंट में लिखना spermatids are haploid in nature, spermatids are haploid in nature, spermatids are haploid in nature, contain 23 chromosomes, कितने क्रोमोसोम्स रहते हैं इसके पास, सेकंड नोट पॉइंट में लिखो, नोट पॉइंट के सेकंड पार्ट, चारों के पास 23 मैंने डायग्राम में बनाई भी बना तो ये, नेक्स्ट नोट पॉइंट में लिखना
The spermatids are transformed into spermatozoa. नोट में नोट में जो स्पर्मेटिड है वो स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। देखो मेल कितने सिंपल है, आसानी समझ में आ रहा है। मुझे बड़ा मुश्किल पड़ रही है। अब तो नहीं पढ़ रही ना फीमेल की, अच्छा फीमेल में नहीं पढ़ नहीं पढ़ रही। कल भूल गया सिर्फ स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर। लेकिन मेरी बात सुन लेना, अगर जिसने 11th क्लास में माइटोसिस मियोसिस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उसे तो ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी गारंटी दे सकता हूं। वैसे मैंने तो नहीं पढ़ा, तब मैं कहां पढ़ नहीं रहा आगे पढ़ा है। हां तो पढ़ाया तो है सबको। 11th का पढ़ा तो लोग भूल ही गए थे, अभी इतना रिवीजन किया तब इन्हें माइटोसिस मियोसिस दोबारा याद आया। लेकिन अगर तुमसे कोई सलाह मांगता भी है कि 12th में क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें तो उसको सबसे पहली सलाह देना कि सेल डिवीजन पहले पढ़ लेना, तभी 12th स्टार्टिंग में समझ में आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि इसमें हर जगह वो मियोसिस माइटोसिस लग रहा है और तुम बार-बार कंफ्यूज हो जाओगे कि मियोसिस में 2 आ रहे हैं सेल, माइटोसिस में 4 आ रहे हैं। कब प्रोफेज आ जाती है, कब प्रोफेज में सेल रुक जाती है, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 होता क्या है, कभी मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन हो जाता है, कभी मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीजन हो जाता है। चक्कर क्या है? तो ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब समझ में तुम्हें सेल डिवीजन आता है। क्लियर है बात? या तुम्हारे भाई बहन जो भी तुम्हारे आस पड़ोस में लेना चाहे अपनी बायो तो वो होता है ना, टिप्स दे दो दीदी, टिप्स दे दो भैया। वन ऑफ द टिप्स इज दिस, टू स्टडी सेल डिवीजन चैप्टर वेरी डीपली एंड अंडरस्टैंड। आगे देखो, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ। लिख लिया? स्पर्मेटोजोआ के ब्रैकेट में लिख लेना स्पर्म, इसी को स्पर्म कहते हैं। तुम लोग कंफ्यूज ही हो रहे हो, स्पर्मेटोगोनिया की जगह कभी स्पर्मेटिड बोल देते हो, कभी स्पर्मेटिड की जगह स्पर्मेटोजोआ बोल देते हो। स्पर्मेटोजोआ एक मैच्योर स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ एक मैच्योर स्पर्म है जो कहां से बना है? सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेकर बना है। अब सर्टोली सेल भूल गए हो? नहीं लिख लो, स्पर्मेटोजोआ ब्रैकेट में लिख लिया स्पर्म। बाय द प्रोसेस ब्रैकेट क्लोज करके लिखना, बाय द प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस। एक बार पूछा गया है स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। किससे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्मेटोजोआ से, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का बनना स्पर्मेटोगोनिया से, यहाँ स्पर्मेटोजोआ से बन रहा है, स्पर्मेटिड से बन रहा है स्पर्म, वहां स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म। नहीं है ना? देखो जो स्पर्म मदर सेल्स थी इनको हमने कहा था स्पर्मेटोगोनिया, कहा था हमने। स्पर्मेटोगोनिया से अगर स्पर्म बन रहा है, पूरी जो प्रोसेस है इसको हमने नाम दिया था स्पर्मेटोजेनेसिस, ऐसा ना। और जो हमने स्पर्मेटिड बनाया था, क्या बनाया था? ये स्पर्मेटिड न्यूट्रिशन लेकर या नरिशमेंट लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजोआ में या सिंपल स्पर्म में। तो इस छोटी सी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? कंफ्यूज मत होना, वो मेटोजेनेसिस है, ये मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस है ना, वो पूरी गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस। लिख लो, नोट पॉइंट का थर्ड पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट का थर्ड पॉइंट लिखना, स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इन सर्टोली सेल्स। स्पर्म के जो मैंने बताया ना हेड सर्टोली सेल में घुस जाते हैं नरिशमेंट के लिए। हाँ, स्पर्म हेड्स आर एम्बेडेड इनटू, एम्बेडेड की स्पेलिंग आती है? embedded into
Sperm heads are embedded into Sertoli cells. Sperm head are embedded Sertoli cells and finally released from seminiferous tubule, और seminiferous tubule से बाहर निकलते हैं and finally released from seminiferous tubule by the process called release from seminiferous tubule by the process called, अब जो प्रोसेस है उसका नाम है स्पर्मिएशन, स्पर्म का बाहर निकलना। स्पर्मिएशन बहुत कंफ्यूजिंग है, स्पर्म आपने कहा था हाँ हर चीज ही कंफ्यूजिंग है। स्पर्मिएशन लिख लो, बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। स्पर्म का बाहर आना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उसको कहते हैं स्पर्मिएशन। यहाँ लिख सकते हो स्पर्म का बाहर आना, स्पर्म का बाहर आना। और ये जो स्पर्मियोजेनेसिस होता है इसको तुम लिख सकते हो स्पर्म का खाना खाना। खाना खाता है तभी तो डेवलप हो जाता है स्पर्म में। ये स्पर्मेटेड नरिशमेंट लेता है सर्टोली सेल से और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पर्म में। तो स्पर्मियोजेनेसिस एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है। क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब समझते हो, रूप बदल लेना, रूप बदल लेना। तुमने एक पिक्चर देखी होगी ट्रांसफॉर्मर्स, देखिए नहीं देखी? ट्रांसफॉर्मर्स हाँ मूवी है। उसमें क्या होता है कि जो ट्रक वगैरह होते हैं, कार वगैरह होते हैं, रोबोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखो स्पर्मियोजेनेसिस एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है। स्पर्मिएशन एक स्पर्म का बाहर निकलने वाली प्रोसेस है, यस और नो? और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा का पूरा गैमीट बनने की प्रोसेस है। क्लियर है? देखना क्या सुन तो लो। स्पर्मेटोजेनेसिस देखो देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस जैसा लग रहा है, तो गैमीट प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? इसके बाद चलते हैं तो हमें मिलेगा स्पर्मियोजेनेसिस। क्या मिलेगा? ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस है, इसमें सिर्फ बदल रहा है। जो स्पर्मेटेड बना तुम्हारा वो कन्वर्ट हो रहा है स्पर्म में, सिर्फ नरिशमेंट प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटेड ने अपना रूप बदल के क्या बना लिया, स्पर्म, नरिशमेंट लेकर। उस प्रोसेस को कहा हमने स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्म जो तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बैठा हुआ है उसको भी तो बाहर निकलना है, निकलना है कि नहीं निकलना है? तभी तो जाएगा आगे पेनिस तक और पेनिस से जाएगा फीमेल ट्रैक में। तो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म बाहर निकलता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। क्लियर? पक्का? टाइम बता दो मुझे। ठीक है, हो गए? 5 मिनट और पढ़े। हेडिंग बनाओ। सर मैं आ रहा हूं। एक हेडिंग कहां जा रहे हो? मेरे ख्याल से जा रहे हो। सर अभी आना भी है सर, थोड़ा सा नहीं सर ये हेडिंग बनाओ। सर जाने दो इसको। रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो कौन कौन से हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में? सर आपने सर मैं न्यूक्लियस अब मैं नोट्स भेजूंगा, सुनो मेरी बात ध्यान से। हां ठीक है, सर इसी बुक से भेज दूंगा मैं। हां ठीक है, यस सर। और नेक्स्ट टर्न पर जितने भी नोट्स में भेज रहा हूँ वो सारे में टिक लगा दूंगा कि इतनी इतनी लाइन लिख लेना बस। ठीक है, यस और नो? लिख के ले आना सारा। और वो जो डायग्राम जेनेसिस का बनाया है वो पूरा बना लेना अपनी कॉपी में। यस सर। पक्का ना? यस सर। देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना। इसको लेकर लेना मत बिल्कुल। और अभी जो संडे आ रहा है ना, संडे को मैं एक नया चैप्टर पढ़ा दूंगा मैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके, और उसी दिन खत्म कर देंगे। सर सवाल कौन सा चैप्टर ठीक है? सर उसी दिन खत्म? हाँ उसी दिन खत्म, और कुछ है ही नहीं। एक दिन का नोट दे दूंगा।
दूंगा मैं, पढ़ा उसमें लिखने के लिए नोट से पढ़ लेंगे। ये बंद कर देना वीडियो। सही